तो आज बच्चों हम कर रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. ओके, व्हाट इज इट? ब्रिस्टर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर ऑब्जर्व करके लॉ बनाया कि कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड से इट इज ए ग्लास स्लैब. हम सब जानते हैं कि अगर लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे इंसिडेंट हो बाउंड्री पे, तो सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड. ये कोई इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट. अभी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि क्या देखा उन्होंने. तो यहां से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई. अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मैंने आई बोल दिया बिकॉज सेम होते हैं. और कुछ रिफ्रैक्ट हो गई. देखा क्या गया कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट थी ना वो अनपोलराइज्ड ही थी. ये अब यूपी कल का सिंबल चल रहा है हमारा, कौन सी लाइट का? अनपोलराइज्ड का. और रिफ्रैक्टेड लाइट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अनपोलराइज्ड थी. जबकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट को इन्होंने यहां एनालाइजर लगा के देखा होगा, है ना. तो दिस वाज एट मोस्ट ऑफ द एंगल्स पार्शियली पोलराइज्ड. अब आप पूछ सकते हो सर आपने पहले तो ये टर्म यूज नहीं करी. थोड़ी सी कल करी थी मैंने, लेकिन चलते चलते कि इसमें एनालाइजर घुमाएंगे तो इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है लेकिन पूरी तरह जीरो नहीं होती होगी. दैट इज पार्शियली पोलराइज्ड, राइट. तो इंटेंसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज डिफरेंट बट नॉट एग्जैक्टली जीरो. दैट इज. तो मैं यहाँ ड्राइंग भी क्या बनाऊं कि दैट इज, मान लो ये इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम होगी. इट इज जस्ट a representative picture. Scientifically it may give a wrong. तो आप रॉन्ग नोशन मत लेना इसमें, सिर्फ बताने के लिए कि दोनों हैं. एरोस का इधर को मतलब नहीं कि इधर ही होंगे, आपको शो करने के लिए कर रहा था. फिर ब्रिस्टर ने क्या किया, एंगल चेंज करता गया, चेंज करते गए और एक किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गई. तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है जो कि है बियॉन्ड स्कोप, लेकिन थोड़ा सा आपको एज ए असर्शन, असर्शन मतलब नॉलेज मैं बता दूंगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन एंगल मैंने जानबूझ के बड़ा सा कर दिया ताकि ड्राइंग बनाने में आसानी हो. पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टर एंगल बोल देते हैं इसको. इस केस में ये सिर्फ एक ही तरह की वाइब्रेशंस लेके जा रहा है. और ये तो थी अनपोलराइज्ड और अभी भी अनपोलराइज्ड है. ये आईपी है तो ये भी आईपी है. और जो उस वक्त खासियत देखी गई जब रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से पोलराइज हो रही है, एक ऑब्जर्वेशन और मिली इन्हें कि इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे. दोनों में 90 डिग्री का एंगल था. तो रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड.
अब इसके पीछे ना मैं आपको कारण बताऊंगा, वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन से जो आप नोट कर पाओ, एंड यू हैव टू टेक इट एज जीके, राइट। और फिर ये एक और लास्ट टॉपिक जो हमारा आएगा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, उसमें भी इस बात की यूज होगा। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा करें, ऐसा क्यों हुआ ये बाद में करते हैं, टॉपिक फिनिश कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है ना। वो क्वेश्चन आ भी सकता है वैसे जो मैं बताऊंगा, लेकिन वो अलग ही चीज़ है। तो अभी ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा हो गया जी, क्यों हुआ बाद में देखते हैं। तो फिर यहाँ पे दैट इज आपने लिखना है आईपीज पोलराइजिंग एंगल और ब्रिस्टर एंगल। When light is incident at polarizing or Brewster angle, the reflected ray is completely polarized and that is perpendicular to this. तो अब हमारे पास आ गया ब्रिस्टर लॉ। अगर इस ग्लास स्लैब का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ऑब्वियसली कुछ ना बोला होता है एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन and IP is angle of incidence। तो from Snell's law mu is equal to sin IP upon sin R, but at Brewster angle these are at 90, तो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर तो स्ट्रेट लाइन पे IP 90 और R 180 हो जाएंगे। बट IP plus 90 plus R is 180, which gives me that is R is equal to 90 minus IP। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी करते हुए कि R की वैल्यू यहाँ पुट करनी 90 minus IP from 1 and 2, mu is equal to sin IP upon sin 90 minus IP, which is sin 90 minus theta कितना होता है, cos theta, cos IP, sin upon cos क्या होता है, tan। This is Brewster law। ब्रिस्टर लॉ लिख के आसानी से बात करते हैं कि ये वाली वाइब्रेशन क्यों, कोई और क्यों नहीं, और किसी एंगल पे आपस में 90 पे भी क्यों है। और म्यू इज इक्वल टू tan IP। बोर्ड में आ सकता है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, नीट में आसान क्वेश्चनों में टू द पॉइंट लॉ है तो लॉ क्वेश्चन आ सकता है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं, हल्का फुल्का वो PIR से जोड़ सकता है कि म्यू आपको पता ही है tan IP हो गया, और एक क्या होता था 1 अपॉन sin IC। तो जानबूझ के IC पूछ के IP बता दे, IP पूछ के बता के IC पूछ ले, उसकी मर्जी है ना। फाइन, तो फिर करें बात इसकी। ये बच्चों आप जानते हैं कि that is oscillating charges।
charge radiates EM waves. आया? ओके, वेरी गुड. अब असर्शन ये है कि इसको डायग्राम मुझे चाहिए तो मैं यहाँ करता हूँ. असर्शन मतलब जैसे आप एज स्टेटमेंट ले लो कि अच्छा ऐसा होता है. बाकी तो बड़ी महान फिजिक्स है इसके पीछे. अगर कोई चार्ज ऑसिलेट करे मान लो ये उसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है, राइट? तो दिस इज लाइन ऑफ ऑसिलेशन. तो देखा क्या गया है कि ये हर डायरेक्शन में ईएम वेव्स भेजता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन की, जैसे मर्जी भेजे, राइट? डिफरेंट हर डायरेक्शन में, सिर्फ अपनी लाइन को छोड़ के. मैं चाहूं बड़ा वेला बैठा हूं तो मैं ऐसे भी कन्विंस कर सकता हूं आपको याद होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो बेसिकली ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अपना परपेंडिकुलर, इधर ही ऑसिलेट कर रहा है तो इधर नहीं आना. मैंने कन्विंस नहीं किया, तो बस इतनी सी बात आपने कर ली. तो जो उसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है उधर ईएम वेव्स नहीं आएंगी. अच्छा भाई, दो चार्ज ऑसिलेट कर रहे थे, ऐसे कर रहा होता, एक ऐसे कर रहा होता, तो अच्छा ये और किधर भेज रहा है? इधर भेज रहा है, इधर भी आपकी तरफ भेज रहा है. सुन के अभी यस ना करो, अपनी सिर्फ एक लाइन है, लाइन पे नहीं भेजना. ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो आपकी तरफ तो भेज ही सकता है. तो ये आउटर वर्ल्ड उधर चारों तरफ भेज रहा है, चारों तरफ, कोई मनाही नहीं है. ऑल वर्ल्ड, सिर्फ इसको इससे एतराज है, इधर नहीं भेजनी, इधर नहीं भेजनी, चारों तरफ. ठीक है जी, ओके. दूसरी चीज के आपको बताने लगा हूं कि वैक्यूम के अंदर तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन कपल्ड इलेक्ट्रिक कपल्ड मैग्नेटिक चलते जा रहे हैं. वैक्यूम में क्या होता है भगवान जाने, है ना? वो आप में से किसी ने फिजिक्स हायर पढ़नी होगी तो पता चल जाएगा. तो वैक्यूम में ऐसा हो गया. लेकिन मैटर के अंदर जाते ही ना, हो सकता है मैंने पहले भी बात करी हो, नहीं करी तो आज कर रहा हूँ. वेव जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैटर के अंदर जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर सब कुछ उसका. तो वो जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स को हैंड ओवर हो जाती हैं ऑसिलेशंस. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट करवाएगा ग्लास के अंदर के मैटर को. तो मैं हवा से थोड़ा यहाँ आ जाता हूँ जमीन पे. तो ये अगेन ये बुक्स में नहीं लिखा प्लस 2 लेवल की, जो कि मैंने देखी है. तो मैं कोई अपनी वो तारीफ नहीं कर रहा, बस आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप और जानना चाहो तो वो नहीं मिलेगा आपको ज्यादा, थोड़ा सा ही. कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अपने चलो यही ले लेते हैं. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, तो वैक्यूम में ऑसिलेट कर रहे हैं. यहाँ आते ही ये इनको हैंड ओवर हो जाती है ऑसिलेशंस. और किधर जानी है ये, अगर स्टेट ही चली जाती है, लेकिन अगर टेढ़ी आ रही है किधर जानी है, कितनी बेंड होनी है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है. तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आगे के आगे हैंड ओवर करते जाते हैं. ठीक है. अच्छा, तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई थी वो अंदर जाके मैटर के या इवन सरफेस पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करने शुरू हो गए. अब वो ऑसिलेटिंग चार्जेस बन गए. कौन? इलेक्ट्रॉन्स. और वो जरूरी नहीं, वैसे थोड़ा सा बेंडिंग होती है, जो भी सिचुएशन होनी है वो बेंडिंग वगैरह होना स्ट्रक्चर का चक्कर है ना, बॉडी में जाते हुए. अब यहां तक आना मेरे साथ आपको, यहां आए, यहां आके ना समहाउ ये देखो, ये ऑसिलेशन ऐसी हो रही थी और ऐसी हो रही थी. यहां पे जो भी रे इधर जानी थी ये अनपोलराइज्ड है. ये इलेक्ट्रॉन जो ये मोटा सा बना दिया ना मैंने, तो इसको आप ऑसिलेटिंग चार्ज मान लो 1 मिनट के लिए. और देखा जाए तो ये ऐसे भी ऑसिलेट कर रहा है. 1 मिनट बनाऊंगा, मिटा दूंगा, बना भी रह जाएगा, नुकसान नहीं है. ये ऐसे ऑसिलेशन बैठ गई है, ये वाली ऑसिलेशन भी है.
इसके पास जो जो इधर जा रही है। तो इस डायरेक्शन में ये वाली ऑसिलेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उनकी वजह से वेव नहीं है, जो इधर वेव जानी है। ये वाली ऑसिलेशन की वजह से वेव है। दैट इज फुल स्टोरी। कोई बच्चा पूछना सर ये यहाँ से फिर ऐसे क्यों नहीं है? वो जरूर वो स्ट्रक्चर का चक्कर है, उसने अपने आप को बेंड कर लिया, जो भी हुआ। लेकिन अब ये चार्ज मेरी तरफ देखो, ये चार्ज ऐसे ऐसे भी ऑसिलेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे और ऐसे ऐसे भी ऑसिलेशन हो रही है। तो इधर दोनों जा रही, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली डायरेक्शन इधर बाहर नहीं आनी, इधर तो जा ही सकती है। सो दैट इज द स्टोरी, दैट इज वी गेट ओनली दीज। और 90 का करंट भी आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे कि ये वाली और ये वाली इनके आपस में 90 का एंगल है। तो ये उसकी लाइन ऑफ ऑसिलेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिस्टल लॉ। ब्रिस्टल लॉ की वजह से मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, मैं आपको पोलराइड्स वगैरह आपने अगर वर्ड सुना हो, जस्ट हैविंग द रेफरेंस थ्योरेटिकल टॉपिक। तो पहले हम पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग कर लेते हैं, फिर एंड में सारा तो mind reflected light is mainly in a particular direction completely polarized, और भी होगी अगर तो partially polarized होती है। तो उनका वाइब्रेशन का प्लेन भी डेफिनेट होता है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग में पहली बात तो मैंने आज तक बच्चों से जितनी बार पूछा ना स्कैटरिंग क्या होती है, ज्यादातर बच्चों का राइट आंसर नहीं आया। स्कैटरिंग ना तो रिफ्लेक्शन होती है ना रिफ्लेक्शन होती है। आपको ये तो पता है कि जब फाइन मॉलिक्यूल्स फाइन पार्टिकल्स हों तो उससे लाइट बिखर जाती है। और बिखरना तो व्हाट हैपेंस कि मान लो ये फाइन एक्चुअली ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोल देते हैं, ये फाइन पार्टिकल्स हैं, इधर से लाइट आई और इनमें से किसी मॉलिक्यूल ने अगर उसको पार्टिकल बेसिकली आप कह लो ऑब्जॉर्व कर लिया और टेम्परेरीली ऑब्जॉर्व किया तो खुद ऑसिलेटर बन जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। कुछ सोच लो, उसके एटम्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होगा, इट विल एमिट रेडिएशन। तो टेम्पररी एब्जॉर्प्शन एंड रीमिशन ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अब होता पता क्या है, लाइट आई किसी एक डायरेक्शन से थी, अब इसने जब एमिट करनी है ओबेइंग द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, ये ऑल डायरेक्शंस में कर देता है। ऑल का मतलब ओबेइंग द लॉज, जिधर नहीं जा सकती उधर नहीं होगी। तो एमिट करने को बेवकूफ चारों तरफ एमिट कर देता है, चारों तरफ समझ गया ना। तो दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। देखो स्कैटरिंग टेम्पररी एब्जॉर्प्शन and re-emission of light by fine particles is called
स्कैटरिंग। ठीक है, अब इसका पोलराइजेशन से क्या लेना देना, अगर आपने मेरी पहली बात ध्यान से सुनी है तो उससे होने वाला है, बिकॉज ये ऑसिलेटर बनेगा इंसिडेंट लाइट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो इमिट करेगा। लेट अस सी, तो ये रफ वर्क था, हालांकि मैं वहां भी कर सकता हूं लेकिन थोड़ी सी जगह मुझे ज्यादा चाहिए, आप बड़े प्यार से नोट कर लो ये डेफिनेशन। तो ये कोई अनपोलराइज्ड लाइट हमारे पास आ रही है, हमारे पास नहीं, इधर को जा रही है किसी डायरेक्शन में, राइट, और ये इसे कोई स्कैटरिंग सेंटर मिल गया। मैंने टेक्निकल टर्म यूज कर दी, स्कैटरिंग सेंटर मतलब कोई पार्टिकल, और इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो देखा क्या गया, तो हमारा मेन हेडिंग शुरू हो चुका है। ये अपने जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उधर अनपोलराइज्ड लाइट ही इमिट कर देता है, अनपोलराइज्ड लाइट ओरिजिनल डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड, और ये कौन है स्कैटरिंग सेंटर। तो मेरी बात अगर ध्यान से सुनी है, तो अगर ये स्कैटरिंग सेंटर है तो इसने इसको अब्सॉर्ब कर लिया था और खुद ऑसिलेटर बन चुका है, खुद ऑसिलेटर बन गया। ऑसिलेटर आप है ना, ज्यादा टेक्निकल टर्म तो नहीं, शाबाश। तो आप इसको देखते रहो कि ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और अब ये इमिट करेगा। अब हुआ क्या, इस डायरेक्शन में जाने से कोई मनाही नहीं है, ये वाली जा सकती है बिल्कुल, ये वाली जा सकती है बिल्कुल। आप इधर बताओ, इस डायरेक्शन में ये वाले एरोज वाली नहीं जा सकती, लेकिन ये डॉट्स वाली अपने से परपेंडिकुलर इधर उधर जाने में कोई मनाही नहीं है। सिर्फ तो दोबारा रिपीट करता हूं, जानबूझ के बोर मत होना, कि दो ऑसिलेशन मान लो चार, ये ऑसिलेशन और ये ऑसिलेशन, ये वाली ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती, लेकिन कौन जा सकता है फिर, ये डॉट्स। तो मैं कलर्स इसलिए यूज कर देता हूं कि ये एमिटेड लाइट है, जो इधर जाने से कोई मना नहीं है, ओरिजिनल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर मैं इसको x ले लूं, इसको y ले लूं, अब आप सुनना है z बाहर को मैं ड्राइंग बना दूंगा, लेकिन अब z बाहर को सोचो। तो ये वाली ऑसिलेशन नजर आ रही है, ये वाली, ये इधर को नहीं आएंगी बिकॉज अपनी ही लाइन में नहीं आएंगी, इनको आने से मना कर सकता कोई, आओ। तो